हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो है श्वसन जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने ग्लूकोज के 3 विभिन्न तरीके देखे विखंडन होने के और उससे ऊर्जा प्राप्त करने के। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये जो श्वसन है उसके लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं और ये श्वसन जो है वो कैसे स्थलीय जीवों में होता है और कैसे जलीय जीवों में होता है। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो बता देता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो जल में होता है वो ऑक्सीजन घुलन अवस्था में होता है, यानी घुला हुआ होता है, और वहीं जो स्थल यानी कि वायुमंडल में होता है वो ऑक्सीजन जो है वो गैसीय अवस्था में होता है और बहुत मात्रा में होता है। तो जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछली इत्यादि, उनको श्वसन जो है वो तेज करना पड़ता है क्योंकि उनके पास जो जल में ऑक्सीजन घुला हुआ है वो बहुत कम है। तो जब जल्दी जल्दी श्वसन करते हैं या सांस लेते हैं तो उनको वो ऑक्सीजन मिल पाती है जिसकी उन्हें जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम खुद को देखें या स्थलीय जमीन पर रहने वाले जीवों को देखें तो हमारे पास बहुत मात्रा में ऑक्सीजन है गैस अवस्था में, तो हमें उतनी तेज सांस लेने की जरूरत नहीं होती और हमारे में श्वसन दर उतना तेज नहीं होता है। तो पेपर में 3 मार्क्स का कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जल जीवों में श्वसन दर तेज क्यों होती है। तो आप कह देना कि जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो इस कारण से उनको अपनी ऑक्सीजन की मांग को पूरी करने के लिए श्वसन दर तेज करना पड़ता है और सांस तेजी से लेना पड़ता है। इसीलिए जलीय जीवों में श्वसन दर स्थलीय जीव से अधिक होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वायवीय जीवों में श्वसन के लिए आवश्यक तत्व यानी कोई जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं उनके लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। एक तो उनके पास ऑक्सीजन होना चाहिए प्रचुर मात्रा में, और दूसरा कि श्वसन कोशिकाएं वायु के संपर्क में हो। तो यानी जो श्वसन करने वाली कोशिकाएं हैं वो वायु के संपर्क में हो, तभी आसानी से ऑक्सीजन मिल पाएगा। तो ये था। अब एक टॉपिक जो है वो है श्वसन क्रिया और सांस लेने में अंतर, यानी श्वसन क्रिया और सांस लेने में क्या अंतर है। तो मैं आपको पहले ही थोड़ा बता चुका हूँ और अभी क्लियर कर लेते हैं कि बेसिकली जो श्वसन क्रिया होती है यह जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पाचित खाद्यों का ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो ग्लूकोज वगैरह बना था उससे उसका ऑक्सीकरण करके जो है ऊर्जा निकाला जाता है। तो ये था श्वसन क्रिया। वही सांस लेना तो आपको पता है, ऑक्सीजन का ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, तो वो सांस लेना है। दूसरी तरफ जो श्वसन है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पता होना चाहिए कोशिका का कोशिकांग है, 9th क्लास में पढ़ा था, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल ऊर्जा घर कहते हैं कोशिका का, वहाँ पे होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो सांस लेना है वो तो फेफड़े में होता है यानी लंग्स में होता है। और तीसरा अगर हम पॉइंट देखें तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी श्वसन क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, और सांस लेने में कोई ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। अब खुद ही सोचो कि मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ, इसमें ऊर्जा क्या बन रही है, लेकिन श्वसन क्रिया में ऊर्जा बनती है जो एटीपी के रूप में हमने पहले ही पढ़ा है कि जमा हो जाती है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो ऊर्जा घर कहलाता है। तो ये था दोनों में अंतर। अब आगे बढ़ते हैं। अब पौधों में हमें समझना है विसरण की दिशा। तो विसरण क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, 9th क्लास में भी पढ़ा था। तो विसरण क्या होता है, किसी भी पदार्थ का, ठीक है, उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर स्थानांतरण विसरण कहलाता है। तो नॉर्मली इसका उदाहरण हम 9th में भी पढ़ चुके थे, कपड़े को पानी में डालो तो कपड़ा गीला हो जाता है। तो कपड़ा गीला कैसे होता है, तो बाल्टी में पानी ज़्यादा था, कपड़े में नहीं था, तो ज़्यादा पानी वाले जगह से बाल्टी से कपड़े में कम जगह वाले जगह पानी आ गया। तो इस ढंग से इसी को विसरण कहते हैं। क्या, पदार्थ का उच्च मात्रा वाले या उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न मात्रा वाले या दाब वाले क्षेत्र की तरफ स्थानांतरण विसरण कहलाता है। तो पौधों में विसरण की दिशा क्या होती है, तो ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि अवस्था कैसी है। जैसे दिन में
जो है वो विसरण की दिशा अलग होती है, रात में विसरण की दिशा अलग होती है पौधों में। तो यहाँ पे जो है अब हम दोनों के लिए समझते हैं। तो पौधे रात्रि में श्वसन करते हैं। अब इसको थोड़ा सा दिमाग में अगर आप सही से समझने की कोशिश करोगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो कई बच्चों को या कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि पौधे हमारी तरह श्वसन नहीं करते हैं, यानी रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। अब हमारी तरह मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम जो श्वसन करते हैं उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। लेकिन जब पौधों की बात करते हैं तो आप में से ज़्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि वो हमसे उल्टा करते हैं। कैसे? तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो हमने छोड़ा है और ऑक्सीजन देते हैं जो बाद में हमारे काम आ जाएगी। तो हमसे उल्टा होता है, लेकिन इसे गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, ये उनका श्वसन नहीं होता, ये उनका प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण और श्वसन अलग अलग चीजें हैं। श्वसन पौधे भी करते हैं और वो भी श्वसन में वही करते हैं जो हम करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि इसको प्रकाश संश्लेषण से मत जोड़ना। प्रकाश संश्लेषण अलग चीज है, श्वसन अलग चीज है। तो अब आप पूछोगे कि पौधे श्वसन कब करते हैं, तो अक्सर पौधे जो है वो श्वसन रात में करते हैं और बहुत कम करते हैं, क्योंकि उनको जो है ऑक्सीजन की जरूरत हमारी तरह नहीं होती ऊर्जा बनाने के लिए, उनके प्रकाश संश्लेषण में ही ऊर्जा बन जाता है। तो इस कारण से वो श्वसन बहुत कम करते हैं और रात में करते हैं। तो कैसे करते हैं दिखाता हूँ। तो देखो, जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश लगा है, तो जब प्रकाश होगी तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। रात में तो प्रकाश होती नहीं है, तो जब कोई भी प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, CO2 का निष्कासन करते हैं और O2 का ग्रहण करते हैं। तो वो भी हमारी तरह CO2 बाहर निकालते हैं और O2 लेते हैं, क्योंकि रात के समय प्रकाश है नहीं। अगर प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते तब तो वो क्या करते, कार्बन डाइऑक्साइड लेते और ऑक्सीजन छोड़ते। लेकिन क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं रहा, तो वो भी हमारी तरह ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी कारण से कहते हैं कि रात के समय पर जो है वो पेड़ों के सामने नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं और हम भी ऑक्सीजन लेंगे, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो उस जगह पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और सांस लेने में आपको दिक्कत होगी। तो अक्सर बड़े बुजुर्ग जो है गांव वगैरह में इस चीज़ को कहते हैं कि रात के समय पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भूत वगैरह घूमते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असली जो विज्ञान कारण बताता है वो ये कि जो पौधे होते हैं वो रात में हमारी तरह ही श्वसन करते हैं। तो वो भी ऑक्सीजन लेते हैं रात को और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमारी तरह हम भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस कारण से पेड़ के आसपास ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन ही ले रहे हैं। तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी और हमारी तबीयत खराब हो सकती है। तो इसीलिए रात के समय पे पेड़ के पास नहीं सोते या नहीं जाते हैं कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा, तो यहाँ पे आपको बस याद ये रखना है, कोई पूछेगा रात के समय पर पौधे में जो गैस हैं उनका विसरण कैसे होता है, तो आप सीधे से कहोगे कि रात के समय पे पौधे हमारी तरह श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अपना वाला सब कुछ बता देना। वहीं दूसरी तरफ दिन में कैसा होता है, तो पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और दिन के समय प्रकाश संश्लेषण मतलब कि प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से जो है वो ऑक्सीजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो यही ग्लूकोज जो है वो पौधे के अंदर जमा हो जाता है शर्करा के रूप में, जो बाद में हम खाते हैं तो हमारे अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे याद रहेगा। तो रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन दिन में इसका उल्टा करते हैं, वो दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो हमारा छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, तो दिन में उल्टा हो जाता है। तो बस ये याद रखना। और ये भी याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन अलग अलग चीज है। पौधों के अंदर दोनों होती है और हमारे अंदर जो है सिर्फ श्वसन होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि हम विषमपोषी, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिससे खाना बन जाता है, जो पौधों के अंदर होता है या कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है कठिन व्यायाम के समय श्वसन दर बढ़ जाती है।
अब एक चीज़ याद रखना, जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो श्वसन दर बढ़ जाता है। क्यों? जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कैसे बनती है? तो जब ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है, तो जो हमने पढ़ा हुआ है वायवीय श्वसन के अंदर, तो ऊर्जा बनती है। तो अगर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो ज़्यादा ऊर्जा के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन होनी चाहिए, और ज़्यादा ऑक्सीजन अगर चाहिए तो जो सांस लेने की दर है वो बढ़ेगी। सांस लेने की दर बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन आएगा, जल्दी जल्दी श्वसन होगा, तो इसीलिए श्वसन दर बढ़ जाती है। बस इतना ही जानना था इसमें। अगला जो टॉपिक है वो है मनुष्य में वहन। तो अब यहाँ पे याद रखना, हमने जय प्रक्रम के 2 मुख्य जो टॉपिक थे वो कवर कर लिए। एक पोषण कवर कर लिया, दूसरा श्वसन वो भी पूरा कर लिया। अब तीसरे पे आ गए वहन, जिसे इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो मनुष्यों में वहन कैसे होता है? तो रक्त नलिकाएं, यानी मनुष्यों में वहन के लिए 3 चीजें उत्तरदायी है, या 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। तो इसे सही से सुन लेना, जो मनुष्य के अंदर वहन करने में हेल्प करते हैं। एक तो याद रहना चाहिए रक्त। रक्त जो है वो एक तरल है, हम पढ़ चुके हैं। संयोजी ऊतक भी है जो शरीर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है, 9th क्लास में पढ़ा था। तो रक्त जो सारी चीज़ों को लाने ले जाने का काम करेगा। वहन के अंदर जो भी चीज़ें, वहन मतलब क्या हुआ कि पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग तक जाना वहन। अब पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने वाली चीज़ों के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो सहायता करेगी। तो पहला हो गया रक्त, दूसरा हो गया नलिकाएं, यानी कि हम पढ़ेंगे धमनी, सिरा। ठीक है, तो ये जो हो गए वो नलिका, और तीसरा हृदय। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 चीजें पढ़नी है, और एक लसिका चौथा भी डाल लेना जो इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो 4 चीजें जो हैं वो मानवों में या मनुष्यों में वहन में सहायता करती है। एक रक्त, जिसे रुधिर कह सकते हो, खून जिसे ब्लड भी इंग्लिश में कहते हैं, तो रक्त, रुधिर, खून, ब्लड जो भी बोल लो। दूसरा जो है वो नलिकाएं, यानी धमनी, सिरा, यानी नसें जिसे कह सकते हो, जिससे होते हुए रक्त बहता है। और तीसरा हृदय। हृदय वो मशीन बनेगा जो रक्त को वो दाब दे देगा, जिससे कि वो पूरे शरीर में बह सकता है। और चौथा लसिका, ये रक्त की तरह ही होता है लेकिन रंगहीन होता है, और प्लाज्मा वगैरह, प्रोटीन वगैरह ले जाने का काम करता है, और कुछ खाद्य पदार्थ। तो ये 4 चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है अगर मनुष्य के वहन को समझना है तो सबसे पहले हम नलिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो नलिकाएं कितने प्रकार की होती हैं आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो मानवों में 3 नलिकाएं हमें जाननी हैं जिससे रक्त बहता है। एक जो है धमनी, दूसरा सिरा, और तीसरा नलिका। तो यहाँ 3 के बारे में बात हुई है। तो सबसे पहले हम जो है नलिका या कोशिकाएं भी कह सकते हैं। तो ये देखो, जो धमनी और सिरा है ना, वो तो पूरे शरीर में जो है रक्त लाने ले जाने का काम करती है। और जो तीसरी नलिका है जिसे कोशिकाएं भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कोशिकाएं। कोशिकाएं या कूपिका कह सकते हो आप, कूपिका। ठीक है, कूपिका। तो कूपिका जो है बेसिकली, एक बार और लिख देता हूँ, कूपिका। तो ये जो कूपिका होती है, इसका मेन काम होता है धमनी और सिरा को जोड़ना। तो धमनी और सिरा जो बड़ी बड़ी नलिकाएं हैं जो पूरे शरीर में रक्त का वहन करेंगी, उसको जोड़ने का काम जो नलिका करती है उसे कहते हैं कूपिका। ठीक है, तो अब आते हैं धमनी सिरा पे। तो धमनी सिरा को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, तो दोनों काम हो जाएंगे, इनका अंतर भी आ जाएगा और धमनी सिरा के बारे में पता भी लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो धमनी क्या होते हैं? तो हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने वाले रक्त नलिका को धमनी कहते हैं। तो यानी धमनी क्या होते हैं? जैसे मेरे दिल में, हृदय में जो रक्त है, खून है, उसको शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, जैसे कोशिका ऊतक तक ले जाता है, क्योंकि कोशिका ऊतक को जरूरत है रक्त के अंदर जो भी चीज़ आएगी उसके पास उसकी। तो इसीलिए रक्त को हृदय से कोशिका तक पहुंचाना या अन्य भागों तक पहुंचाने वाली जो चीज़ है उसे धमनी कहते हैं। ठीक है, अब सिरा का क्या काम है? तो सिरा शरीर के अन्य भागों से रक्त का हृदय तक लाने वाले रक्त नलिका को सिरा कहते हैं। तो देखो, धमनी ने क्या किया?
कि जो भी खून था उसे हृदय से, दिल से अन्य भागों तक पहुंचाया। अब अन्य भागों में जो कोशिकाएं वगैरह थी उन्होंने उस खून से या रक्त से जो भी चीज़ लेना था वो ले लिया। अक्सर उन्हें ऑक्सीजन लेना होता है, ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन भी जाता है तो ऑक्सीजन ले लिया। अब ऑक्सीजन लेने के बाद उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है वो अन्य भागों से वापस हृदय तक लाता कौन है? शिरा। तो ये हृदय से अन्य भागों तक और ये अन्य भागों से हृदय तक वापस ले आता है। धमनी की मोटाई जो होती है वो पतली होती है और शिराओं की मोटाई जो होती है वो अधिक होती है, ठीक है। यानी कि धमनी जो होंगे उनके अंदर खाली जगह जो है कम होती है क्योंकि उनकी भित्ति मोटी होती है, यानी धमनी की भित्ति मोटी होती है और शिरा की भित्ति जो है वो पतली होती है। इसकी आंतरिक गोलाई कम होती है क्योंकि भित्ति मोटी होती है तो अंदर की गोलाई जो है वो कम होती है, इसकी आंतरिक गोलाई ज़्यादा होती है। इसमें रक्त दाब उच्च होता है, इसमें जो दाब है वो ज़्यादा होता है, इसमें दाब कम होता है। दाब क्या होता है? तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, तो उसे दाब कहते हैं। तो इसमें वो चीज़ जो है वो अधिक होती है, इसमें कम होती है। और सामान्यतः इसमें ऑक्सीजन युक्त प्रवाहित होता है, यानी हृदय से ऑक्सीजन वाले रक्त को ले जाता है अन्य भागों तक, और इसमें जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, यानी जो भागों में ऑक्सीजन ले लिया गया फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को अन्य भागों से हृदय तक ले आता है। तो ये अंतर थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक पढ़ना है वह दोहरा परिसंचरण। अब ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है कि दोहरा परिसंचरण क्या है। तो दोहरा परिसंचरण का मतलब है जो एक पूरा चक्र होता है ना, जिसके अंदर कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, तो वो पूरे चक्र के अंदर जो रक्त होता है वो हृदय से 2 बार गुजरता है। एक बार ऑक्सीजन वाले रक्त को ले जाने के लिए और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को लाने के लिए। तो इस ढंग से एक चक्र के अंदर पूरे जो रक्त है वो हृदय से 2 बार होकर गुजरता है, इसी को द्विपरिसंचरण कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये 2 बार क्यों गुजरता है, तो एक बार ऑक्सीजन वाले रक्त यानी ऑक्सीजनित रक्त को ले जाने के लिए और एक बार विऑक्सीजनित यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को लाने के लिए। तो इस ढंग से ये द्विपरिसंचरण कहलाता है, क्योंकि 2 बार संचरण हुआ, एक बार जाने के लिए एक बार आने के लिए रक्त से, ठीक है। तो जी अब पेपर में ये भी आ जाता है कि द्विपरिसंचरण की क्या महत्व है, यानी इंसानों में या किसी भी जीव में द्विपरिसंचरण क्यों होता है। तो इसका आपको 2 जवाब याद रख लेना। एक तो ये कि ये ऑक्सीजन वाले रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त से अलग रखता है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो शरीर है उसमें 4 कोष्ठक हैं, यानी हमारा जो हृदय है, दिल है, उसमें 4 कोष्ठक हैं, 2 आगे निलय हैं और 2 अलिंद हैं, ठीक है। तो 2 निलय और 2 अलिंद मिलकर टोटल 4 कोष्ठक हो जाते हैं। तो इसे ऐसे याद रखना, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। तो 4 जो हैं कोष्ठक हैं और ये चारों कोष्ठक जो है ये द्विसंचरण में मदद करते हैं और ऑक्सीजन वाले रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को अलग करके रखते हैं, जिससे कि दोनों मिलते नहीं हैं। और ये दोनों नहीं मिलते तो हमारे शरीर को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत है वो मिलती रहती है। तो 2 काम हो गए, एक तो ऑक्सीजन वाले रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को मिलने नहीं देता और जितनी मात्रा में हमें ऑक्सीजन चाहिए उतनी हमें उपलब्ध करा देता है। तो ये 2 कार्य हो गए। अब आते हैं कि हमारे शरीर में जो रक्त है, रक्त के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं हैं। तो 3 कोशिकाएं होती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। WBC श्वेत रक्त कोशिका, RBC लाल रक्त कोशिका या रुधिर कह सकते हो, और तीसरा प्लेटलेट जिसे पट्टिकाणु कहते हैं। तो सबसे पहले WBC का क्या काम है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। WBC जो है वो बाहर से आने वाले जितने भी बैक्टीरिया, जम्स वगैरह होते हैं, कीटाणु वगैरह होते हैं, उनसे लड़ता है और हमें उनसे बचाता है संक्रमण होने से। अब आते हैं लाल रक्त कोशिका पे। तो लाल रक्त कोशिका को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो लाल रक्त कोशिका जो होती है वो लाल क्यों होती है, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन होता है। तो हेमोग्लोबिन का काम है उस तो लाल रंग जो कोशिका होती है या लाल रक्त कोशिका है, उसका वो लाल क्यों होती है, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन होता है। तो हेमोग्लोबिन उसे लाल रंग प्रदान करता है। अब हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो
इसका जो कार्य है वो है रक्त को लाल रंग प्रदान करना, और यह O2 से उच्च बंधुता रखता है, यानी हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को बांध लेता है, ठीक है, और लाल रक्त कोशिका के साथ साथ बह के ऑक्सीजन को साथ में ले जाता है और फिर कोशिका को जो है वो ऑक्सीजन दे देता है और फिर उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उसे लेके वापस आ जाता है। तो याद रहेगा, दो कार्य हेमोग्लोबिन के, एक लाल रंग प्रदान करना और दूसरा है ऑक्सीजन को बांध कर कोशिकाओं तक पहुंचाना, ठीक है। अब आते हैं रक्त दाब। तो रक्त दाब जो है वो दो प्रकार के होते हैं। तो रक्त दाब जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो प्रकुंचन दाब और दूसरा है अनुशिथिलन दाब। तो प्रकुंचन दाब क्या होता है? तो ध्वनि के अंदर रुधिर का दाब जब निलय संकुचित होता है तो उसे प्रकुंचन दाब कहते हैं। तो मैंने कहा था कि 4 कोष्ठक होते हैं हृदय के, तो उसमें 2 निलय होते हैं और 2 जो हैं वो अलिंद होते हैं। तो जो 2 निलय आपस में जब सिकुड़ते हैं, संकुचन मतलब सिकुड़ते हैं, तो उससे ध्वनि में एक दाब बनता है, उसे प्रकुंचन दाब कहते हैं। और ध्वनि आपको पता है क्या था? जो ऑक्सीजन वाला रक्त ले जाता है हृदय से शरीर के अन्य भागों तक। इसके बाद अनुशिथिलन दाब। अनुशिथिलन दाब क्या होता है? तो ये भी निलय अनुशिथिल के दौरान। अब देखो इसमें क्या था, निलय जो है सिकुड़ा था, अब निलय जब वापस से फूलेगा तो उसके कारण जो है वो दाब थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन दाब रहेगा। तो वो जो निलय के अनुशिथिलन से यानी वापस से फूलने से जो ध्वनि के अंदर दाब होता है उसे अनुशिथिलन दाब कहता है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि निलय जब संकुचित होता है तो जो ध्वनि में दाब होता है वो प्रकुंचन दाब, और जब जो है ये निलय वापस से शिथिलन होता है, फूलता है, तो उसके कारण जो ध्वनि में दाब बचता है उसे कहते हैं अनुशिथिलन दाब। तो ये जो होता है वो ज़्यादा होता है, 120, यानी दाब को नापने के लिए ऐसे बोलते हैं 120 mm पारा, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mm पारा, यानी कि एक नॉर्मल इंसान में जो हेल्दी है उसके अंदर 120 mm पारा होता है, ये दाब की इकाई है mm पारा। और जो अनुशिथिलन दाब होता है वो 80 mm पारा, ठीक है। तो एक आम इंसान में, हेल्दी इंसान में, तो एक हेल्दी इंसान के अंदर प्रकुंचन दाब 120 होता है और अनुशिथिलन दाब 80 होता है। यहाँ पे दाब थोड़ा ज़्यादा होता है, पिचका हमने जगह कम की तो दाब बढ़ जाता है, और ये फूलने से तो का दाब कम बचता है तो 80 हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, लसिका। लसिका क्या होता है? तो अगर कोई भी पूछ ले कि लसिका क्या होते हैं और लसिका कार्य क्या है, तो पहले लसिका को समझ लेते हैं कि लसिका क्या होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि कोशिका की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा, यानी कोशिका के में भित्ति होती है, आपको पता है, तो उसमें जो छिद्र होता है उससे कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर यानी कि रक्त जो है वो कोशिकाओं से बाहर निकलकर जो कोशिकाएं होती हैं ना, उनके बीच में खाली जगह होती है उसमें रह जाती है। तो उन्हीं को लसिका या दूसरा नाम है ऊतक तरल भी कहते हैं, तरल ऊतक भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जानना है, लसिका जो है वो चीज़ होती है जो भित्ति से निकलकर, यानी जो कोशिका भित्ति होगी उससे निकलकर जो खाली स्थान होता है ना कोशिकाओं के बीच का, यानी एक कोशिका है और दूसरी कोशिका है, जैसे ऐसे समझ सकते हो, एक कोशिका है दूसरी कोशिका है, तो इस बीच में खाली स्थान है। तो भित्ति से निकलकर जो ये कोशिकाओं के बीच के रिक्त स्थान में जो प्लाज्मा, प्रोटीन, रक्त आ जाता है, ठीक है, इसी को लसिका कहते हैं। और ऊतक, क्योंकि ये पूरा ऊतक है तो ऊतक में पाया जाने वाला तरल, ठीक है। तो ऊतक तरल कह लो या लसिका कह लो, तो ये इसी का नाम है। तो ये कुछ नहीं होता, बेसिकली ये लीक हो गया, लीक समझते हो, निकल रिस जाता है, तो रिसा हुआ जो है वो तरल होता है, जो बेसिकली भित्ति से निकल के रिस जाता है, ठीक है। और लसिका कार्य क्या होता है? तो लसिका का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, यह शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, यानी कि जो दूसरे जीवों से जो बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे उससे लड़ने में मदद करता है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन करता है, यानी वसा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। और तीसरा, लसिका में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं। तो लसिका में ही लिम्फोसाइट नाम की एक चीज़ पाई जाती है जो संक्रमण से लड़ते हैं। तो आज की क्लास में यही
अब नेक्स्ट क्लास में पादपों में वहन पढ़ेंगे। आज हमने मनुष्यों में वहन पढ़ा, तो होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।